हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वो है HYV सीड्स मेन रीज़न फॉर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। मतलब एग्रीकल्चर में जितना भी बड़ा चेंज आया वो सिर्फ और सिर्फ HYV सीड्स ही उसका मेन रीज़न है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो है वो प्राइमरी इस वजह से हुआ कि कुछ वंडर सीड्स आ गए। वंडर मतलब जिन्होंने जादू कर दिया, जैसे कि HYV सीड्स, जिनकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये सीड जो है स्पेशली उन प्लेसेस पे यूज़ किया गया जहाँ पे एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ ड्रेनेज, मतलब जहाँ पे प्रॉपर वाटर सप्लाई है वहाँ पर HYV सीड्स का यूज़ किया गया, क्योंकि HYV सीड्स में पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्डिनरी सीड्स। इन सीड्स में हैवी डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र लगता है ताकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए। तो HYV सीड्स में हमें फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करना होता है जिससे कि प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए कि हम HYV सीड से बेनिफिट ले सकें तो इंडियन फार्मर्स को दो चीज़ें चाहिए। एक तो अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए और कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए जिससे कि वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स खरीद सकें। नेक्स्ट देखते हैं हम, इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 2 फेजेस। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस के 2 फेजेस थे। पहले फेज था मिड 60 और मिड 90s में। उसमें क्या किया उन्होंने, HYV सीड्स को स्पेशली कुछ स्टेट्स में जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यूज़ किया और उसमें क्या किया उन्होंने, सबसे ज़्यादा वीट को ग्रो किया और वीट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेकेंड फेज जो था वो 70 से 80s में था, जहाँ पे HYV टेक्नोलॉजी को बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेट्स में स्प्रेड किया गया, एज वेल एज उससे वीट क्या और भी बहुत अदर टाइप ऑफ क्रॉप्स भी ग्रो करने लगे। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हम देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के इफेक्ट ये रहा है कि अब इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गई। सेल्फ सफिशिएंट मतलब एटलीस्ट इतना तो ग्रो कर ही पा रही है कि उनकी नीड्स पूरी हो सके, इंडिया के लोगों की नीड्स पूरी हो सके। अब इंडिया को अमेरिका की मर्सी, मतलब अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो उनकी एटलीस्ट इंडियन जो है उनकी खुद की फूड रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। मतलब अब तो इतना बच पा रहा है, इतना हम ग्रो कर पा रहे हैं कि सरप्लस भी बच पा रहा है, दैट इज़ वी कैन सेल इट इन द मार्केट। मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से मार्केटेबल सरप्लस आ रहा है। मार्केटेबल सरप्लस मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो पार्ट जो हमने मार्केट में सेल कर दिया और उसके बाद भी फार्मर्स की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद भी अब और बच गया है जिसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर का आउटपुट जो है वो बढ़ गया है, एज अ रिजल्ट हम ज़्यादा मार्केट में सेल कर पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। Fortunately, a good proportion of rice and wheat are produced during green revolution period was sold by the farmers in the market। और वो क्या कर रहे हैं, फार्मर्स जो है मार्केट में सेल कर रहे हैं। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, अब बहुत सारा स्टॉक जो है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स का जो स्टॉक है वो अब हम इकट्ठा भी कर पा रहे हैं, स्टॉक में रख पा रहे हैं, ताकि इन टाइम ऑफ शॉर्टेज, जब शॉर्टेज हो जाए, जब ग्रो नहीं हो पाए तो उस समय वो फूड ग्रेन्स हेल्पफुल भी हो, तो स्टॉक भी क्रिएट हो पा रहा है। बेनिफिट फॉर लो इनकम ग्रुप्स, जो जिनके लो इनकम ग्रुप्स है, जिनके पास इनकम कम है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। As large proportion of food grain was sold by the farmers in the market, their prices declined relative to other items of consumption। क्या हो रहा है, एज सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है, तो सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइजेस जो है वो भी कम हो रही है उस पर्टिकुलर फूड ग्रेन की, जिसकी वजह से पुअर पीपल को बहुत हेल्पफुल है वो। नाउ रिस्क क्या है, तो रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। इसमें पेस्ट अटैक की रिस्क ज़्यादा होती है। HYV क्रॉप्स आर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट, सो देर आर अ रिस्क दैट स्मॉल फार्मर्स who adopt this technology could lose everything in a pest attack. However, this risk was considerably reduced by the services rendered by research institute established by the government। ये रिस्क रहती है, पेस्ट अटैक की रिस्क जो होती है वो HYV सीड्स में बहुत ज़्यादा होती है। उसमें ये कि अगर पेस्ट अटैक हो गया तो उनका पूरा का पूरा क्रॉप डैमेज हो जाएगा। बट येस, ये रिस्क जो है बहुत हद तक रिड्यूस कर दी गई है। जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखे हैं उसमें उन्होंने रिसर्च करके बताया भी है कि किस तरीके से पेस्ट अटैक ना हो। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज़, इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई है, क्योंकि हर जना जो है HYV सीड्स फर्टिलाइज़र हर फार्मर नहीं खरीद सकता। एज अ रिजल्ट रिच फार्मर खरीद पा रहा है और रिच फार्मर का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ रहा है और रिच फार्मर और ज़्यादा रिच हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है वो बढ़ रही है। हाउएवर कुछ स्टेप्स, फेवरेबल स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, दिस फियर्स डिड नॉट कम ट्रू।
क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लोन्स प्रोवाइड किया है लो इंटरेस्ट पे स्पेशली टू स्मॉल फार्मर्स, सो दैट ये उनको जो नीडेड इनपुट चाहिए, जो उनको HYV सीड्स फर्टिलाइज़र चाहिए, वो लोग वो खुद भी परचेस कर सकें। सिंस स्मॉल फार्मर्स जो है उनके पास रिक्वायर्ड इनपुट्स, जो भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं होते, इस वजह से वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। तो एज अ रिजल्ट दिस गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द स्मॉल फार्मर्स। नाउ डिबेट ओवर सब्सिडीज़ टू एग्रीकल्चर। डिबेट पढ़ेंगे हम कि डिबेट क्या चल रहा है। तो सब्सिडी मीन्स व्हाट, फार्मर गेट इनपुट एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। सब्सिडी मिलना मतलब क्या, वही चीज़ जो है कम रुपए में मिल जाना। तो इनिशियल फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, जो कि फार्मर्स के लिए रिस्की थी। सो बहुत ज़रूरी था कि गवर्नमेंट जो है उस केस में सब्सिडी प्रोवाइड करे HYV सीड्स यूज़ करने के लिए, क्योंकि उस समय फार्मर्स को बहुत रिस्की लगता था, फार्मर्स इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने को रेडी थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस समय गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे, उनको कुछ चीज़ें जो हैं वो कम पैसों में प्रोवाइड करे ताकि फार्मर जो है रिस्क ले सकें। हाउएवर पैसेज ऑफ टाइम में क्या हो गया, बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट करने लगी। इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज़। देखते हैं इकोनॉमिस्ट जो है वो जो सब्सिडी को फेवर कर रहे थे। तो गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सब्सिडी कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि फार्मिंग जो एक बहुत रिस्की बिजनेस है। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो है वो पुअर है, एज अ रिजल्ट वो उस इनपुट्स को, वो उस HYV सीड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सब्सिडी देना चाहिए। अगर सब्सिडी हटा दी गई तो इनकम इनइक्वालिटी जो है रिच और पुअर में बढ़ जाएगी। जो हमारा इक्विटी का गोल है वो वैसा ही ख़त्म हो जाएगा। तो उनके व्यू में तो सब्सिडी देना चाहिए। वहीं कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो सब्सिडी को अपोज कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि सब्सिडी जो है गवर्नमेंट को तब तक ही ग्रांट करना चाहिए जब तक कि लोगों को HYV सीड्स के बारे में पता ना लग जाए, लोग अवेयर ना हो जाए HYV सीड्स के लिए। एक बार लोग अवेयर हो जाए, तो सब लोग वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने लग जाए, उसके बाद हमें सब्सिडी का फेज जो है ख़त्म कर देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा सब्सिडी जो है वो ज़्यादा पुअर और स्मॉल फार्मर्स को इतना बेनिफिट नहीं दे रही है, जिससे जितना तो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्सिडी देंगे उतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र खरीदा जाएगा और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो प्रॉस्पर होगी। प्रॉस्परस फार्मर्स जो है वो लोग, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नाउ क्रिटिकल तरीके से अप्राइजल किया है, क्रिटिकल तरीके से वॉच किया है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। तो लैंड रिफॉर्म मेजर्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से एक इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 1950 और 1990 के बीच में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट हो गई है फूड ग्रेन्स में। लैंड रिफॉर्म्स की वजह से ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया है। बट GDP का जो प्रपोर्शन है 1950 और 1990 के बीच में वो जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, वो जो है GDP का प्रपोर्शन जो है कम हो रहा है, ठीक है। और पीपल जो है जो उसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है वो कम नहीं हो रहे, मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अराउंड 65% ऑफ पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे 1990 तक। एग्रीकल्चर का आउटपुट जो है वो ग्रो हो सकता था अगर कम लोग होते तो भी, मतलब जितना वो प्रोडक्शन हो रहा है उतने कम लोग भी कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा लोगों को हटा दिया जाए उन एग्रीकल्चर से और उसकी बजाय उसको इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जॉब मिल जाए तो वो फैमिली की इनकम बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। बट उतने जॉब जो है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, तो देयर इज़ अ नीड कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है जितने लोग काम कर रहे हैं, और ना ही वो इतना ज़्यादा GDP को कंट्रीब्यूट कर पा रही है। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया में प्रोग्रेस, अगर हमको एक्चुअली प्रोग्रेस करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए, जो कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, और एम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज़ की वजह से मॉडर्नाइजेशन भी होगी और ओवरऑल प्रोस्पैरिटी भी होगी। इस वजह से 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ तो थी, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ थी, बट वो लिमिटेड थी। जैसे कॉटन और जूट टेक्सटाइल जो है वो ज़्यादातर डेवलप हुई, वो भी दो पर्टिकुलरली देर आर ओनली 2 मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स। 2 ही मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म थी, एक तो जमशेदपुर में थी और एक कोलकाता में थी। तो बहुत ज़रूरी था कि हमें हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो है उसको एक्सपैंड करना था, उसको बढ़ाना था।
अब पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़रूरी था क्योंकि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट लोगों के पास, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास तो पैसा जो होता है वो कम होता है, तो बहुत ज़रूरी था कि पब्लिक सेक्टर जो है वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करे। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिड नॉट हैव कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्राइवेट पीपल्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बहुत सारा इन्वेस्ट कर सके इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडिपेंडेंस के टाइम पे टाटा और बिरलास जो थे वो बहुत वेल नोन थे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के थ्रू करने लगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी था, सिर्फ कुछ ही लोग जो है वो इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं कर सकता, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। नाउ लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इंडियन मार्केट जो है बिग इनफ है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया जाए कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, इवन इफ दे हैव कैपिटल टू डू सो। ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट देयर आर लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। फिर मार्केट छोटा है तो उनको इनकरेज करना पड़ेगा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करो। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स के पास इंसेंटिव्स हैं, जो इनकरेजमेंट है वो भी बहुत कम है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट could be achieved only through direct participation of state in the process of industrialization। स्टेट मतलब क्या कि गवर्नमेंट का, अगर हम चाहते हैं एक्चुअल में कि इक्विटी हो, सोशल वेलफेयर हो, तो वो तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बनाया गया 1956 में। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है कॉम्प्रहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर है जो क्या करता है, बहुत सारे विच कवर्स वेरियस इशूज़, बहुत सारे इशूज़ कनेक्ट करता है इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस का। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो बहुत ज़रूरी थी, जिसमें क्या करा जाए, बहुत सारे प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए जाए कि किस तरीके से हम हमारे इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस फेस कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़रूरी था कि अब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनाई जाए। पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में तो बहुत सारे रूल्स, प्रोसीजर, रेगुलेशन चेंज किए गए, बट क्योंकि उन रूल्स, प्रोसीजर, रेगुलेशन के चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे, तो बहुत ज़रूरी थी कि अब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनाई जाए। तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट 30 अप्रैल 1956 को इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया, दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, तो अब ज़रूरी था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं। उसमें उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में क्या किया, इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया 3 शेड्यूल में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ विच वुड एक्सक्लूसिवली ओन बाय द स्टेट, मतलब शेड्यूल ए में सारी वो इंडस्ट्रीज़ होगी जो कि गवर्नमेंट ओन करेगी, प्राइवेट सेक्टर ऑन नहीं कर सकते। इन दिस शेड्यूल 17 इंडस्ट्रीज़ को इनमें इंक्लूड किया गया, जैसे आर्म एंड एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज़, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी और रिस्की इंडस्ट्रीज़ थी वो सब गवर्नमेंट ही ऑन कर सकती है। एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये सब शेड्यूल ए में रखी गई। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज़ थी जो कि स्पेशली किसके लिए थी, which would be progressively be state owned. The state would take the initiative of setting up industries and private sector will supplement efforts of the state। मतलब क्या यहाँ पर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सेक्टर जो है हेल्प कर देगी उन लोगों को, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर वो चलाएंगे। इसमें कौन कौन सी आती है, तो एल्यूमिनियम, माइनिंग, मशीन टूल्स, फर्टिलाइज़र, और बाकी की जो रिमेनिंग है कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्री विच वर टू बी प्राइवेट सेक्टर। और ये शेड्यूल सी वाली जो है वो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ होगी, जो बाकी की सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्राइवेट सेक्टर ऑन करेगी, ठीक है। ये क्यों की गई है, इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट की हेल्प से। गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड देन आफ्टर दे कैन स्टार्ट देयर ओन इंडस्ट्री। तो शेड्यूल ए में वो सारी इंडस्ट्रीज़ आएगी जो कि पब्लिकली ओन्ड होगी, सॉरी पब्लिक ओन्ड मतलब गवर्नमेंट की होगी। शेड्यूल बी में गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑन दोनों, स्टेट ऑन और प्राइवेट ऑन दोनों, और शेड्यूल सी में सारी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ जो होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटली ऑन्ड होगी, जिसमें उन्हें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी वो पूरी तरीके से प्राइवेट ऑन्ड होगी। ओके बाय।